फिजिक्स वाला के ऐप पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, वो मैंने सारे के सारे किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। और बायोलॉजी में तो थोपी गई थी कि मम्मी अगर इस बार होगा तो ठीक है, नहीं तो पापा के साथ कारपेंटर का काम करने चला जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? यार, वो कहते हैं ना कि अगर आप पत्थर फेंको तो जरूरी नहीं है कि पत्थर से आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। तो यार, इसी कोट का जीता जाता उदाहरण मेरा दोस्त सुनील शर्मा, इससे मिलाऊंगा आपको। और ये मतलब बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है और मोटिवेटिंग पर्सन भी है। ठीक है यार, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को और गाइडेंस भी मिलेगी। इससे क्यों मिलवा रहा हूँ, आपने पहले ही इनका वीडियो देख रखा है और आप लोग चाहते थे कि इसका कंप्लीट इंटरव्यू आए। मैं इसका कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा तो दोस्त है, तो मतलब इतनी इज्जत तो नहीं दूंगा भाई, तो ठीक है। सही बात है। तो यार वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इनकी जो रैंक है, अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और नीट 2022 में मेरे 650 मार्क्स है एंड रैंक है 4519। इस पे शायद तुम्हें कॉलेज भी मिल गया है ना जी। तो कॉलेज कौन सा मिला ये भी बता दो यार, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। सो गाइस, मुझे दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो यार भाई को MAMC मिल गया है, तो मतलब ये आपको ये बताना चाहेंगे कि मतलब MAMC के पीछे की क्या स्टोरी है? क्या इनको इतनी आसानी से MAMC मिल गया? क्या इतनी आसानी से इनकी अच्छी रैंक आ गई, 650 मार्क्स आ गए? तो यार अपनी कंप्लीट जर्नी बताओ एक बार। मतलब तुम्हारा ड्रॉप कौन सा था? ये 6th ड्रॉप था एंड 7th अटेम्प्ट था मेरा। 6th ड्रॉप और 7th अटेम्प्ट। देख सकते हो कि कितना पेशेंस रखना पड़ा होगा और कितना मतलब मेंटल प्रेशर होता है यार बंदे के पास। बहुत ज्यादा प्रेशर आता है आसपास से कि इतने ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। तो क्या ये प्योर ड्रॉप था बिल्कुल, या कुछ और भी कर रहे थे साथ में? जी, एक हिसाब से कह सकते हो प्योर ड्रॉप था, क्योंकि मैंने BSc ज्वाइन किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने के बाद दोबारा कभी एग्जाम दिया ही नहीं, सेकंड और थर्ड का, क्योंकि मैं नीट के एग्जाम से एग्जॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन BSc के फर्स्ट ईयर का एग्जाम देके एग्जॉस्ट हो गया। वो होता है ना यार कि मतलब नीट ही जिसको करना है तो उसको कुछ और पसंद नहीं आता, फिर वही वाली बात है तुम्हारे साथ। नीट की स्टोरी जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने मेडिकल सेक्टर ही चूज़ क्यों किया, मेडिकल फील्ड में क्यों एंट्री ली मैंने। असल में 10वीं क्लास तक मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लिटरली बिल्कुल पसंद नहीं थी। 11वीं क्लास में मैंने अपना स्कूल चेंज किया और नए स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, दैट इज़ RPV पश्चिम विहार, जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद जब हमें स्कूल क्लास में एडमिशन मिलने की बारी आई, तो वहाँ पे टीचर ने बोला कि नॉन मेडिकल की जो सीट्स है फुल हो गई, सबको मेडिकल लेना पड़ेगा। मैंने मैडम से बोला नहीं मैडम, मुझे मेडिकल लेना नहीं था, मेडिकल लेना नहीं था तुम्हें? जी नहीं। और मेडिकल गलती से मिल गई? गलती से मेडिकल यार मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बता। तो उन्होंने बोला कि मेडिकल की सीट्स बची है, आपको मेडिकल में ही जाना पड़ेगा। तो मैडम ने बोला कि प्रॉब्लम क्या है, देखो आपके पास मैथ भी है, आप बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ लेना, उसे सिर्फ पास ही करना है आपको, अगर आपको नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है तो भी आप जा सकते हो। तो मैंने कहा ओके मैम ठीक है। फिर वही है ना, इनके पास सारे सब्जेक्ट, मैथ भी थी और फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन होती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल में। तो मैथ्स भी थी, तो इस मैडम ने यही सलाह दी कि यार स्कूल में अगर आना है और सीट्स फुल हो चुकी है नॉन मेड की, है ना, तो मेडिकल में ही ले लो, आगे JEE का पेपर दे देना, कुछ इस तरह का होगा। जी ऐसा ही था। ठीक है, मतलब मेडिकल में बायोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। वाह। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब स्कूल में आ गया तो 2 महीने तक मैंने बायोलॉजी पढ़ ली। उसके बाद क्लास टेस्ट हुआ हमारे पहले, और फर्स्ट क्लास टेस्ट में तकरीबन हर सब्जेक्ट में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, 10 अबव थे। बट एक बायोलॉजी में मेरे आए थे 1 आउट ऑफ 20। तो बायोलॉजी में मेरे 1 आउट ऑफ 20 आए थे। तो मेरे टीचर ने मुझे बुलाया और बोला कि भाई तू बायोलॉजी छोड़ दे, मैं मैडम से बात कर लूँगा, तुझे नॉन मेडिकल फील्ड में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब बात यह है ना कि 2 महीने में बायोलॉजी पढ़ चुका था और बायोलॉजी में पे थोपी गई थी। तो अब मेरा ईगो सामने आ गया था कि मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई मुझे बायोलॉजी छोड़ने के लिए कैसे कह सकता है। ऑफ कोर्स मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन इतना खराब भी नहीं था कि मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे कोई सब्जेक्ट छोड़ने के लिए कहा जाए। तो मैंने अपने ईगो की वजह से और जिद की वजह से मैंने बायोलॉजी छोड़ने से मना कर दिया। तो सर ने मुझे कहा कि अगले टेस्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं कहा सर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड टेस्ट के लिए मैंने जिद में पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैं बायोलॉजी ढंग से पढ़ने लग गया। तो सेकेंड टेस्ट में मेरे नंबर आराम से आ गया, मैं पास हो गया। तो टीचर ने उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुआ कि बायोलॉजी में पढ़ने लग गया, पढ़ते पढ़ते जिद में पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई।
और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि आपको कोई सब्जेक्ट इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आता। उस तरीके से जैसे जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर आगे बढ़ते गए, मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, और जैसे जैसे फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट जब आखिरी लेवल तक गया, मेरा बायोलॉजी में पीक इंटरेस्ट आ गया। और इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि मेरा मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट घटता गया। इसका एज ए रिजल्ट और एज ए रिजल्ट 12th की प्री बोर्ड के मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गया। मेरे नंबर ही नहीं आए इसमें, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, मेरे पापा आए थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बोला कोई बात नहीं, फाइनल में पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक मतलब बायो लेनी नहीं थी और बायो मिल गई, और मैथ्स में इंटरेस्ट था, बायो में नहीं था, बायो में इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैथ चली गई। मतलब किस्मत से ही तुम्हें बायो मिल गई और किस्मत से ही आज तुम यहाँ पे हो एक तरह से। तो ये तो हो गई 12th की अपनी स्टोरी। इसके बाद में ड्रॉप में क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से इतने ड्रॉप्स लेने पड़ गए? 12th के साथ ही मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरे 250 मार्क्स आए थे। रिजल्ट नहीं देखा था मैंने, बस आकाश के आंसर किसी चेक किया था, तो मुझे समझ में आ गया था सिलेक्शन होना नहीं है, तो मैं अगले साल की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, 12th में मेरे सिर्फ 72% मार्क थे, तो उतना बढ़िया भी स्टूडेंट नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और उस तरीके से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और पूरा साल मैं पढ़ रहा था, लेकिन 3 मेजर गलतियाँ हुई जिस वजह से 2017 का एग्ज़ाम मेरा ख़राब गया। उनमें से पहला मिस्टेक था फ्रॉम इंस्टीट्यूट, मेरा सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ। जैसे कि 11th उन्होंने 5 महीने करवाई और 12th 2 महीने में ख़त्म कर दी, तो ऐसा लगा जैसे कि 12th तो सर के ऊपर से गई हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने। उसके बाद दूसरी गलती मेरी खुद की तरफ से हुई। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ों, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बड़ी आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। और इस वजह से मैंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं मैंने किया। लगा कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हैं, कर ही लूँगा। और इस वजह से मुझे 2 नुकसान हुए। पहला, मेरी स्पीड जो थी वो कम थी क्वेश्चन करने की, जिस वजह से मेरे क्वेश्चन बहुत सारे छूटे। और दूसरा, मेरी एक्यूरेसी कम थी, जिस वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए। और उसके बाद तीसरा मेरा जो गलती थी मैंने की, मॉक टेस्ट। एक्चुअली मैं उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आता था। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, नीट का भी क्वेश्चन पेपर काफी डिफिकल्ट आता है, लेकिन नीट में 90% क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से होते थे। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले उल्टा करते थे, वो लोग अपने सिलेबस में 50% आउट ऑफ देते थे। होता है इंस्टीट्यूट में कई बार क्या होता है कि बाहर की चीजें बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है। तो यार अभी जो है ना बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है अपना नीट का पेपर। उस टाइम इतना नहीं था, थोड़ा नीट से ज्यादा बाहर से आता था, अब तो बिल्कुल ही ओरिएंटेड है। उस टाइम भी आता था एनसीईआरटी से ही, मेजर पार्ट तो एनसीईआरटी से ही, सिलेक्शन एनसीईआरटी से ही होना है, बट उस टाइम बाहर से चीजें भी आती थी, तो इस वजह से इंस्टीट्यूट वाले क्या करते थे, बाहर की चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कराते थे। इसमें हुआ क्या कि इंस्टीट्यूट में मेरे नंबर तकरीबन 450-500 के अराउंड आ जाते थे, तो मुझे लग रहा था कि इंस्टीट्यूट में सिलेबस इतना बाहर से आ रहा है और 450-500 मेरे आराम से आ जा रहे हैं, तो जहाँ नीट में 90% पोर्शन एनसीईआरटी से आएगा, वहाँ मैं आराम से 550 ले आऊँगा। और उस टाइम पे यही कट ऑफ होती थी, तो मुझे लगता सिलेक्शन हो ही जाएगा। और इसी वजह से उस टाइम के मेरे मॉक टेस्ट में सेटिस्फाई हो जाता था। मैंने कभी अपनी गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की इस वजह से, और ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैंने गलतियों को इम्प्रूव ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे सेटिस्फाई मार्क आ रहे हैं। और इसी वजह से मेरे फाइनल में एग्जाम बहुत ख़राब गया। मेरे मार्क्स 393 आए, रैंक अराउंड 70,000 थी, जो कि आज की डेट में आप देखो तो मुश्किल है 393 पे आपको इतनी रैंक लाना। 393 पे रैंक बहुत पीछे चली जाती है। उस टाइम क्या है कि कट ऑफ भी कम जाया करती थी, अब कट ऑफ ही इतनी आई जाती है ना, वही दिक्कत है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट ड्रॉप की कहानी। बाकी सालों में क्या किया जो जिनकी वजह से रह गए थे? तो फर्स्ट ईयर इस तरीके से मेरा चला गया। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए थोड़े पैसे नहीं जमा हो पाए, तो मैंने सेल्फ स्टडी की। और दूसरे साल मेरी सबसे बड़ी गलती थी, टाइम वेस्ट बहुत हुआ। मेरे भाई की शादी थी, उस वजह से 2 महीने मैंने ख़राब किए। उस दौरान मैंने पढ़ाई नहीं की, जो मेरी गलती थी। मुझे एक्चुअली मैं पढ़ना चाहिए था उस दौरान, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, ये मेरी गलती थी। मतलब बहुत क्रूशियल टाइम पे भाई की शादी हो गई है। भाई की शादी हो गई होता है कई। और उसके बाद एक चीज़ और हुई कि फर्स्ट ड्रॉप के बाद मैंने सोच लिया कि प्योर ड्रॉप नहीं लूँगा, तो मैंने बीएससी ज्वाइन की थी। और बीएससी ज्वाइन करना था तो उसका एग्जाम मुझे देना था 2018 में जुलाई में। अब इग्नू में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, तो इस वजह से ना मैंने मार्च के दौरान पूरा असाइनमेंट में टाइम वेस्ट कर दिया।
तो बिल्कुल एग्जाम से 2 महीने पहले का टाइम मैंने क्रूशियल इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत क्रिटिकल टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम था जिसे मैंने वेस्ट कर दिया, और इस वजह से फाइनल में मेरे नंबर ज़्यादा नहीं आए, 436 के अराउंड नंबर आए और रैंक थी अराउंड 50,000। फिर जब 2018 का एग्जाम मैंने दिया ना, इग्नू का बीएससी का फर्स्ट ईयर था, मेरा मन नहीं किया उसके बाद दोबारा एग्जाम देने का, फिर मैं अब नीट ही देंगे। तो फिर 2019 के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म, बीएससी से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो फिर मैं अब नीट ही देंगे, 2019 में खाली नीट की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन 2019 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो जिस वजह से 3 महीने में पढ़ नहीं पाया बिल्कुल ही। 3 महीने तक मैं, देखो वैसे ये बिल्कुल ख़राब इशू है, मैं जानता हूँ, बहुत बच्चे बोलेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन लिटरली मैं नहीं पढ़ पाया। वही है यार, सबके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब इसमें ऐसा लगेगा कि यार देख, पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो घर में और भी तो लोग वो कर लेंगे, तो मैं बिल्कुल नीट में फोकस होना चाहिए था, इस तरह से होता है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। 2019 में रिजल्ट मेरा और ख़राब हो गया। 2019 में मेरे मार्क्स आए 436, सेम मार्क्स है 2018 के मुकाबले, बट रैंक ड्रेस्टिकली ड्रॉप हुई 50,000 से सीधे 90,000। तो यार अब 2019 आ चुका है, मतलब 3 ड्रॉप हो चुके हैं तुम्हारे, और इतने ड्रॉप के बाद भी कैसे अपने आप को मतलब बांधा तुमने कि हाँ भाई अब भी करना है। इतनी प्रॉब्लम्स हुई, मार्क्स में भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ये तो मतलब एक तरह से पूरा साल वेस्ट चला गया एक तरह से देखा जाए तो फिर भी अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा कि यार नहीं, फिर करना है मेरे को। 2019 में रिजल्ट आने के बाद सच में मेरा लिटरली दोबारा मन नहीं कर रहा था देने का, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, और 2019 में मैं बहुत रोया था, सच बताऊं लिटरली खूब रोया था मैं। मुझे रोता हुआ देख के मेरे पेरेंट्स तो मुझे बोला क्या हो गया, मैं कहा कि फिर रह गया, कहा तो क्या हो गया, जिंदगी में सफलता और असफलता हाथ में आती रहती है, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनकी बातों से मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, और उन्हीं की वजह से मैंने फिर 2020 के लिए वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने फिर दोबारा कोचिंग ज्वाइन की कि 2020 की प्रिपरेशन के लिए। पैसों की जो भी थी कहीं ना कहीं से मेरे पेरेंट्स ने उसका जुगाड़ कर ही लिया, सब कुछ अच्छा जा रहा था। बस आखिरी में 2020 के दौरान फरवरी में जाके हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया क्योंकि कोविड आ गया। अरे हाँ, वो कोविड बहुत बड़ा और कोविड की वजह से हमारे कुछ टॉपिक रह गए, तो इसका मुझे काफ़ी नुकसान हुआ फाइनल एग्जाम में, और लिटरली बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। और 2020 में मेरे मार्क्स आए 576 एंड रैंक थी 32,500। इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई, लेकिन शायद जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस बार। अब मतलब अंदर से मोटिवेशन आ रहा होगा कि नहीं, इतने ड्रॉप भी ले लिए हैं, मार्क्स भी इंक्रीज थोड़ा तो हो ही रहा है, काफी सुधर गया पहले से, तो एक बार और ले लेते हैं, ये सोच के तुमने एक और बार ले लिया होगा। जब मेरे 2020 में 576 आए, काफ़ी क्लोज आ गया स्टेट रैंक से। स्टेट कोटा से मेरा ओबीसी कैटेगरी है, तो स्टेट कोटा में मेरे बिहार से 587 पे, शायद 586 या 587 पे उस साल कॉलेज बंद हुआ, तो 11 मार्क्स के अराउंड में रह गया था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि काफ़ी क्लोज आ गया है, गिव एक ट्राई और दे दूँ। फिर इसीलिए मैंने दोबारा से एक ट्राई और किया, और मेरा अच्छा, और मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे मेरे, तो एक अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन भी था कि यस आई कैन डू इट। नीट 2021 के लिए मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस बार वंस अगेन वही कोविड आ गया था, तो इस बार कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई, सेविंग्स खत्म हो गई, तो इस बार मैं फिर दोबारा सेल्फ स्टडी पे आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, पर ढंग से पढ़ाई की दोबारा से। लेकिन फिर क्रूशियल मोमेंट पे मुझे दिक्कत आ गई, और मुझे 3 महीने के लिए गाँव जाना पड़ा, वही बिल्कुल लास्ट टाइम पे। मैंने बिल्कुल जब नीट होने वाला था, जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने में गाँव रह गया। 21 अगस्त को मैं गाँव से वापस दिल्ली आया, और एग्जाम के लिए सिर्फ 22 दिन के आसपास बचे हुए थे। उन 22 दिनों में मैंने वापस प्रिपरेशन की। आप में से बहुत बच्चे बोले 3 महीने गाँव चले तो क्या हो गया, गाँव में पढ़ सकते थे आप। हाँ। तो मैं आपको बता दूं, हमारे गाँव में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, और दूसरा एक ये भी है कि माहौल भी चेंज हो गया था, और गाँव में जो जरूरी काम था उस वजह से मैं हमेशा इधर उधर रहता था, तो उस काम की वजह से मेरे को पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता था गाँव में। मैक्सिमम मैं गाँव में जाए 2 या 3 घंटे पढ़ पाता था, और बाकी टाइम में इधर उधर रहता, बिजी रहता था अपने काम में। 2-3 घंटे में तो पॉसिबल है नहीं, और 2-3 घंटे में आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो 3 महीने में जो गांव में रहा, उस वजह से मेरा ड्रेस्टिकली परफॉर्मेंस गिरा। आखिरी के 20-22 दिन बचे थे जो वापस में दिल्ली आया काम खत्म होने के बाद, और उसमें मैंने अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट की, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। और 2021 में मेरे नंबर आए 536, और रैंक गई 55,000, जो बिल्कुल ही बहुत बुरी हुई। ये तो मतलब बहुत ज्यादा गलती हो गई यार, 32K पे आ गया था और फिर वापस 50K पे पहुंच गया। मतलब ये तो सच में वो 3 महीने क्या इतना जरूरी था, मतलब कि नीट भी छोड़ दे। वो बहुत ही जरूरी काम था, मान सकते हो कि इतना जरूरी कि मेरे को नीट छोड़ना ही पड़ रहा।
कोई जाना जरूरी था, बहुत जाना, वरना कोई नहीं जाता है ऐसे जरूरी काम में अपने एग्जाम को छोड़ के। जरूरी था इसलिए जाना पड़ा मुझे गाँव। जब नीट 2021 मेरा खराब हो गया तो मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि हाँ कि गांव की वजह से 3 महीना खराब हो गया, तो उन्होंने बोला कि एक बार और ट्राई करके देख ले। तो फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप बहुत हो गया यार, अब कितना ट्राई करूँगा। लेकिन और अंदर से बहुत गुस्सा भी आ रहा था मेरे को खुद पे कि इतना ड्रॉप ले लिया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, एक फाइनल अटेम्प्ट देते हैं, इस बार आखिरी होगा तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दूंगा। ये मैंने इस बार सोच लिया था। मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मी अगर इस बार होगा तो ठीक है, नहीं तो पापा के साथ कारपेंटर का काम करने चला जाऊंगा। सच में लिटरली। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये बिल्कुल अंदर से मानना पड़ेगा कि नहीं बस हो गया, ये फाइनल है। फाइनल अटेम्प्ट मान के देते हैं ना अपन, तो यार रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है। तो अंदर से मानना है कि नहीं इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी तरह से 100% दूंगा अपना, 100 क्या 200% दूंगा, पूरी तरह से झोंक दूंगा, लेकिन फाइनल दूंगा। ये जब मान के करोगे तो सिलेक्शन पक्का है। और इसीलिए मैंने फाइनल टाइम सोच के, आखिरी मौका सोच के पूरी जी जान लगा के मेहनत की, पूरा ट्राई किया कि इस बार कुछ नहीं छोड़ना। और शायद इस बार किस्मत भी अच्छी थी कि कहीं से कोई काम नहीं आया इस बार मेरे को, और पूरा साल बढ़िया से मेहनत की इस बार मैंने। और फाइनली जब मैं एग्जाम देकर आया और मैंने रिजल्ट चेक किया, मेरे 650 बन रहे थे और बहुत खुश हुआ। और उसी टाइम मैंने बीएससी छोड़ दिया, मैं काम नहीं पढ़ूंगा और पढ़ना छोड़ दिया। इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी अंदर से। तो यार एक बात बता कि अब जब तेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो उस टाइम जब रिजल्ट आया था तब घर वालों के क्या रिएक्शन थे और तेरे क्या रिएक्शन थे? एक हिसाब से मान लो ना, टेडी बियर देख के जिस तरीके से लड़कियां खुश होती है ना, वैसे रिजल्ट देख के हम खुश हो गए थे। रोना आ गया होगा यार। आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। पहली बार गम के आंसू नहीं थे मेरी लाइफ में। उससे पहले गम के आंसू रहते थे। उससे पहले हर साल आंसू आते थे, लेकिन गम के आते थे। होता है यार, मतलब ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं यार, बंदा डिप्रेस हो जाता है पूरी तरह से। उस टाइम इसने अपने आप को बिल्कुल उठाया, तो मतलब बहुत बड़ी चीज है एक तरह से देखा जाए तो अब तुम्हें कभी रेग्रेट होता है कि यार 6 साल मैंने बर्बाद कर दिए? एमबीबीएस करना, डॉक्टर बनना मेरा सपना था। अगर मैं इसे छोड़ देता तो शायद मैं जिंदगी भर रिग्रेट करता। लेकिन इसे लगातार मैंने अटेम्प्ट किया और 7 अटेम्प्ट में इसे सिलेक्शन लिया, तो मुझे सिर्फ इस 6 सालों का दुख होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं मिलता तो जिंदगी भर का दुख होता। तो यार जब तुम तैयारी कर रहे थे, इतने ड्रॉप्स ले रहे थे, तो कोई रिश्तेदार वगैरह जैसे होते हैं, रिश्तेदार बहुत पूछते ही रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा मची रहती है कि भाई ये क्या कर रहा है सुनील आजकल, क्या कर रहा है सुनील आजकल, क्या कर रहा है। तो उनका कभी प्रेशर, और फ्रेंड्स लोगों का प्रेशर कि फ्रेंड्स तो मेरे वहां चले गए, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, तो उनकी वजह से कोई माइंड पे प्रेशर तो बिल्कुल रहा होगा। बिल्कुल लगता है जब आप देखते हैं कि आपके आसपास रहने वाले सभी लोग जो आपके साथ पढ़ रहे थे वो आजकल बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ गए हैं। और जब आप कभी रिश्तेदार मिलते हैं और वो आपसे पूछ ले कि क्या कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है कि क्या बताए। और ऐसे टाइम पे ना, इसीलिए ऐसे टाइम वो मैं अवॉइड करता था कि पूरी कोशिश करता था कि रिश्तेदार से ना मिलूं। लेकिन अगर कभी मिल जाता, कोई रिश्तेदार मिल जाता था तो ऑफकोर्स अजीब सा लगता था, बिल्कुल खराब। थोड़ा सा सुन लेते थे कि वही जो अजीब सी फीलिंग आती है, सबको आती है, हमें भी आती है। और लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को मनाया कि नहीं भाई इन सबसे क्या लेना देना, अपन को अपनी जिंदगी बितानी है, अपने हिसाब से काम करना है। ये सब तो बोलते रहेंगे, ताना माना दुनिया का काम है, आपका काम है मेहनत करना। तो यार इस बार जो नीट दिया था उसमें फिजिक्स में तेरे 180 आउट ऑफ 180 थे, तो उसका क्या राज है? 180 आउट ऑफ 180 कैसे आए? आखिर ऐसा क्या किया मतलब इतना ज्यादा? क्योंकि फिजिक्स में शायद पिछली बार तेरे कम थे बहुत, जहां तक मुझे पता है पर्सनली। 75 to 80 के अराउंड। पिछली बार 75 to 80 के अराउंड कुछ समथिंग। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपके कॉन्सेप्ट्स, जो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतनी आपकी इम्प्रूव होगी। तो मैंने फिजिक्स की प्रिपरेशंस के लिए यूट्यूब के चैनल देखता था, फिजिक्स वाला के नॉर्मली देखता था मैं, तो उन्हीं के वीडियोस देखता था। और मुझे भी तभी पता चला जब वो फेमस हुए, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था। तो जब फेमस हुए तो मैंने देखा कि हाँ कंटेंट कैसा है, तो काफ़ी बढ़िया कंटेंट था। फिर मैंने देखा हाँ काफ़ी अच्छा था, तो वहीं से मैंने यूट्यूब से फिजिक्स की जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने वहीं से किए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी मैंने बहुत सारे जो कर रखे थे, इंस्टीट्यूट किए हुए थे, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की अपनी। और फाइनली आखिरी जो चीज़ होती है ना फिजिक्स में, क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस, तो वो मैंने अच्छे से की। फिजिक्स वाला के ऐप पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो मैंने सारे के सारे किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो भी बढ़िया से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे किए।
तो वहीं से मेरी प्रिपरेशन हुई और उसी वजह से जो बढ़िया जो मैंने प्रैक्टिस की, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से किए, उसी से मेरे नंबर आए इस बार अच्छे इंप्रूव हुए और 180 ऑफ 180 आए। फिजिक्स वाला कोई बैच थोड़ी ले रखा था तुमने? बैच कोई सा नहीं लिया था, मैं फिजिक्स वाला की यूट्यूब चैनल से मैं वो पढ़ रहा था, उनके यूट्यूब चैनल का फ्री वीडियो देखता था। और फिजिक्स वाला का जो आपका ऐप है ना, उस पर फ्री क्वेश्चन अवेलेबल है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्री में अवेलेबल है। वो लास्ट ईयर या लॉन्च हुए भी थे। मेरी किस्मत बढ़िया थी, सही टाइम पे लॉन्च किया उन्होंने और इसी वजह से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई। यार फिजिक्स में ऐसा है ना कि मतलब एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है ना, और उस पर अगर अच्छे खासे क्वेश्चन लगा लिए तो उसके बाद क्वेश्चन आराम से बनते हैं, मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो कंसेप्ट ही भूल जाओ। कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाता है ना सही से, तो दोबारा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। फिर उसके बाद वही है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस करो। बच्चे ऐसा क्या करें जिनसे मतलब मार्क्स उनके बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। चाहे आप नीट कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो, दुनिया का किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसके सिर्फ 4 ही तरह के स्टेप्स होते हैं। इस सबसे पहला स्टेप है सिलेबस। आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। बेकार की चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी बैठी है। अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो वही पढ़िए जो आ रहा है। वो बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। तो यार इसमें नीट क्या है कि नीट मतलब ऐसा एग्जाम है ना, ये नॉलेज नहीं चेक कर रहा है आपकी, ये देख रहा है कि उस 3 घंटे में आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कि कितना जो जितना भी तुम्हें आता है वहां पर उस पेपर में तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। और जो भी सिलेबस है उसे आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रटना नहीं है, चीजों को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। सेकंड है, आपने जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर पढ़ा, उसके हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम जितने कर सको। लिमिट नहीं रखनी कि मुझे इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन करने हैं या इतने करने हैं। आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हो उतने आप ट्राई करो। मैं तो कहूंगा कि हर तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको जहां से भी मिल रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, वहां से करिए और सभी टाइप के क्वेश्चन करिए। इससे क्या होगा, आपकी दो चीजें होने वाली, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी गलतियां हुई थी। स्पीड बढ़ेगी आपकी क्वेश्चन करने की, और दूसरी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और वो आपको तभी मिलेगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही होता है। उसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप, मॉक टेस्ट। आपको इंडिविजुअल चैप्टर के मॉक टेस्ट देने हैं और साथ ही साथ पूरे सिलेबस के, होल सिलेबस के कम से कम कोशिश करो कि 10 मॉक टेस्ट दे सको। कम से कम मिनिमम ट्राई करो कि 10 दे सको। उसके अलावा बाकी आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आप जितने दे सको। मॉक टेस्ट देने से आपको 2 प्रॉफिट होगा। सबसे पहला, आपकी गलतियां आपको पता चलेगी कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, चैप्टर में आप कहाँ से गलतियां कर रहे हो, कौन से चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो। साथ ही साथ आपको टाइप ऑफ मिस्टेक्स भी पता चलेंगे कि आप किस किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो। सिली मिस्टेक्स भी आपको वहां से पता चल जाएगी। और दूसरा जो प्रॉफिट होगा आपको, वो होगा टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, एक्चुअल में एग्जाम के टाइम पे और घर में बैठना, दोनों में डिफरेंस है। तो 2 चीजें होगी। नॉर्मली जो क्वेश्चंस भी लगाते हो ना, तो उसको टाइम के साथ क्वेश्चंस को लगाया करो। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी बहुत बच्चे मुझे बोलते सर ये सारी चीजें तो मैंने भी की है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चौथा और आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेप सब भूल जाते हैं, और वो 4th स्टेप है एरर, मिस्टेक्स को एनालाइज करना। आपने जो भी चीजें की है ना अभी तक, इन सभी चीजों में आपको एरर्स मिले होंगे, गलतियां मिली होगी। उन एरर्स और गलतियों को लिख के रखो, और जब अगली बार आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो याद करना कि ये गलतियां मैंने की थी और उस क्वेश्चन में वो नहीं अटेम्प्ट करनी। जब बार बार आप अपनी गलतियों को चेक करते रहोगे क्वेश्चंस पे, तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, और वो ही गलतियां जो आप पहले कर चुके हो वो आपकी दोबारा नहीं होगी। इस तरीके से आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट देंगे, आपके एरर कम होते जाएंगे और आप इंप्रूव करते जाएंगे। और इन एरर में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो सिली मिस्टेक्स की होती है, तो वो भी आपको पता चलेगी। कई बार सिलेक्शन तक हो जाती है। तो सिली मिस्टेक्स ही होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। वैसे आप नॉर्मली कितना भी ट्राई करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गलतियां की है। और इन मिस्टेक्स को डेफिनेटली एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी रैंक इंप्रूव करेगी। अगर आप इसे एनालाइज नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, एग्जाम में भी आप वही गलती करके आएंगे। सो गाइस, वीडियो को अब एंड करते हैं। इसमें क्या है कि आपने सीखा कि यार स्ट्रेटजी अच्छी सी बनाओ प्रिपरेशन की, और मतलब स्ट्रेटजी बनाने में ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, और वो भी टाइम के साथ। टाइम लिमिट लगा के करोगे तो उससे फायदा होगा। और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, और उससे ज्यादा जरूरी है कि उस टेस्ट को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद जो गलतियां हुई है वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। और टेस्ट जो दे रहे हो ना यार, बिल्कुल ईमानदारी से देना है। ये नहीं कि यहाँ पर टेस्ट दे रहे हो और बगल में एनसीईआरटी खुली हुई रखी हुई है, वैसे नहीं। और ऐसा भी नहीं करना है, वो बिल्कुल टाइम स्टैम्प के साथ
टेस्ट देना है। ऐसे दो जैसे फाइनल एंट्रेंस एग्जाम ही हो। हाँ बिल्कुल नीट समझ के टेस्ट देना, उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी तैयारी में और सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और जो कुछ सीखने को मिला हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जो पूछना है पूछ लेना। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ बोलना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक द फ्यूचर डॉक्टर्स। बेस्ट ऑफ लक द फ्यूचर डॉक्टर।